Hello everyone, welcome you all to Law Seekho. So this week in our legal essay for judiciary and law exams, we are going to discuss about the NCT of Delhi Amendment Bill 2021. तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो के कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं. इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है. तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे. तो हाल ही में कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही आपने ये न्यूज़ देखी होंगी कि एनसीटी अमेंडमेंट बिल जो है वो पास कर दिया गया है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा. तो राज्यसभा में ये जब बिल पास हुआ तो इसके चलते हुए काफ़ी ज़्यादा एक अपोजिशन की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है. तो क्या है ये बिल और क्यों इसका इतना ज़्यादा अपोजिशन किया जा रहा है, खासकर जो अपोजिशन पार्टीज़ है और दिल्ली की जो स्टेट असेंबली में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके तरफ से भी इसका एक अपोजिशन देखने को मिल रहा है. तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या बिल है, ये इसके बारे में हम जानेंगे. तो इशू क्या है? इशू ये है, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है और जैसे मैंने बताया इसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिला है. सो दिस हैज रिवाइव्ड द डिस्प्यूट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एलजी. तो यहाँ पर दिल्ली, जैसे आपको पता है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, पर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली है. मतलब दिल्ली के अपने खुद के सीएम भी होते हैं. उसके साथ में ये कंप्लीट एक स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में है. इसीलिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, उप राज्यपाल रहते हैं. तो इनके बीच में काफ़ी लंबे समय तक ये देखने को मिला है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेकर हमेशा एक टसल, एक डिस्प्यूट देखने को मिलती है. अब बात हो रही है कि ये जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है हमारे पार्लियामेंट से, इसके चलते हुए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के पीछे जो टसल है वो वापस हमें देखने को मिलेगा. अब बात यह है, व्हाट डज द बिल से? तो बिल अपने आप में क्या बोलता है? इस जो संशोधित कानून लाने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट का डेफिनेशन है इस बिल के अंदर, गवर्नमेंट मीन्स एलजी होंगे, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ की, ना ही एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एग्जीक्यूटिव है दिल्ली स्टेट की, वो भी नहीं, सिर्फ एलजी जो है वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में अब आएंगे. सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑल्सो द एलजीज ओपिनियन शुड बी ऑब्टेन्ड बिफोर गवर्नमेंट टेक्स एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन बेस्ड ऑन डिसीजन बाय कैबिनेट और एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर. तो कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है तो यहाँ पर आपको एलजी का ओपिनियन लेने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बाइंड होंगी. फिर ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है ये कैबिनेट की कैपेसिटी में हो या इंडिविजुअल मिनिस्टर की कैपेसिटी में, आपको ईच एंड एवरी केस में यहाँ पर एलजी की ओपिनियन लेने की ज़रूरत होगी. उसके बाद में जो तीसरा बिंदु है वो ये है, द सेंटर क्लेम्स द अमेंडमेंट बिल सीक्स टू गिव इफेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट 2018 वर्डिक्ट. तो यहाँ पर जब हमको ये सुनने को मिला था, खासकर आम आदमी पार्टी आने के बाद में, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आया था कि एलजी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टसल देखने को मिल रही है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो उसको देखते हुए दोनों पार्टीज जो है यहाँ पर, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके साथ ही साथ जो एलजी है, दोनों सुप्रीम कोर्ट गए थे. उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपना एक जजमेंट दिया, जहाँ पर उन्होंने जो बाउंड्रीज थी सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉ करी कि यहाँ तक एलजी की लिमिट है और इसके आगे जो है स्टेट असेंबली और जो दिल्ली की सीएम है उनकी चलेगी. तो उसको देखते हुए यहाँ पर सेंटर का ये क्लेम है, सेंटर का ये बोलना है कि जो 2018 में वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेकर एक जजमेंट दिया गया था, उसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको ही इफेक्ट में लाने के लिए ये बिल लाया गया है. लेकिन वही अगर हम दिल्ली असेंबली की बात करें या दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो टोटली इसके अगेंस्ट कह रहे हैं कि ये बिल्कुल 180 डिग्री बिल्कुल अपोजिट कदम उठाया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है. सो इट इज सेड to further define the responsibility of elected government and lieutenant governor in line with the constitutional scheme. तो यहाँ पर ये और कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिन्होंने बिल लाया है, कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट की और एलजी की, वो यहाँ पर उपराज्यपाल की हमने डिफाइन की है. अब बात ये आता है कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया, तो किसी मेन एक्ट में ही ये अमेंडमेंट लाया गया होगा. तो मेन एक्ट क्या है, वो क्या बात करता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं.
सो द GNCTD गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, तो 1991 में ये एक एक्ट आया था। ये जो एक्ट था ये 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट करके आर्टिकल 239AA और 239BB को इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंट्रोडक्शन करके जो दिल्ली यूटी थी उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की बात की गई। द एक्ट वाज पास साइमल्टेनियसली टू सप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द नेशनल कैपिटल। तो ये एक्ट आने के बाद में दिल्ली में किस तरीके की लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, यहाँ पे सीएम की क्या पावर रहेंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या रहेंगे, इन सारी चीज़ों को बात करता हुआ ये एक्ट लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करके। तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए देखें तो इसका क्या पर्पस होता है इस एक्ट का। सबसे पहले पावर ऑफ द असेंबली की क्या पावर होगी वो डिसाइड करता है। उसके बाद में डिस्क्रिशनरी पावर इंजॉयड बाय द एलजी, तो एलजी के पास में कौन सी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, एलजी कौन सी पावर्स यूज कर सकते हैं, कौन सी पावर इंजॉय कर सकते हैं, उसके बारे में इस एक्ट में बात की गई है। उसके अलावा ड्यूटीज ऑफ सीएम विथ रिस्पेक्ट टू नीड टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द एलजी, तो इस एक्ट के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि सीएम की क्या ड्यूटीज रहेगी और उसके साथ साथ किस स्थिति में, किस कंडीशन में उनको जरूरत है कि जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ अगर कोई कदम होता है तो किन किन स्थिति में उनको इसका जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन एलजी को देने जरूरी होती है। उसके अलावा जो हमने बात करी थी 2018 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट की, जिसे दिल्ली वर्सेस एलजी के नाम से एलजी के नाम से भी जाना जाता है। जो दिल्ली वर्सेस एलजी इस केस में जो मेन बातें की गई थी उनमें जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो 5 जज बेंच थी उन्होंने ये कहा था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इसके अलावा और जितने भी डोमेन होंगे उसमें एलजी का कंकरेंस, एलजी की सहमति जरूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो स्टेट असेंबली है, जो सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी ये पावर है कि वो जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड से के अलावा जो टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए डिसीजंस ले सकते हैं। उसके अलावा इट हैड एडेड द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद हाउएवर हैव टू कम्युनिकेट टू द एलजी, तो यहाँ पर आप कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो उसका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना यहाँ पर एलजी को, राज्यपाल को जरूरी होगा। उसके अलावा एलजी वॉज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट हैड सेट, तो यहाँ पे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो उनकी एड और एडवाइस से यहाँ पर एलजी बाउंड होंगे। उसके बाद में एक और पॉइंट जो कहा गया था वो ये है कि एलजी ऑफ दिल्ली इज नॉट दैट ऑफ अ गवर्नर ऑफ स्टेट एंड रेदर रिमेन्स एन एडमिनिस्ट्रेटर इन अ लिमिटेड सेंस, तो यहाँ पर जो एलजी ऑफ दिल्ली है ये गवर्नर नहीं है अपने आप में, ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी लिमिटेड सेंस में। तो इसको देखते हुए आपका जो डेजिग्नेशन है एलजी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी यहाँ पर स्टेप आपने उठाना चाहिए। उसके अलावा ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड दैट दिल्ली इज नॉट ए स्टेट, जो दिल्ली है वो स्टेट अपने आप में नहीं है, इसलिए आपके पास में भी कुछ पावर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है एज कम्पेयर टू कंप्लीट स्टेट। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है उतनी पावर आपके पास में नहीं होती है। अब बात आती है व्हाट पावर डज द एलजी एंजॉय अंडर द करंट अरेंजमेंट, तो यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी सुन लिया। अब बात करते हैं कि एलजी को एज ए गवर्नमेंट मानने की बात की गई है इस अमेंडमेंट बिल में, तो अभी का जो इस बिल के आने के पहले का जो करंट अरेंजमेंट है उसमें क्या पावर्स है एलजी के पास में। तो सबसे पहले पावर है एलजी डज हैव पावर टू रिफर एनी मैटर ओवर विच देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट, तो अगर कोई भी ऐसा डिसएग्रीमेंट होता है एलजी का गवर्नमेंट के साथ में, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में, तो वो उस मैटर को प्रेसिडेंट को रिफर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 239AA क्लॉज 4 में दिया गया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि यहाँ पर एलजी को मैकेनिकल मैनर में नहीं काम करना है, उनको एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़ेगा, उनको अपना जो विवेक है उसको इस्तेमाल करते हुए ही अगर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, उस ही कंडीशन में आप राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को वो मैटर यहाँ पर सौंप सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली लॉ सेक्रेटरी जो है उन्होंने 2019 में एक इंटरनल मेमो दिया था इलेक्टेड गवर्नमेंट को
जिसमें कहा था इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन नॉट यूज द एससी वर्डिक्ट टू कीप द एलजी इन डार्क अबाउट इट्स डिसीजन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी अगर मैटर हो तो उसको यहाँ पर एलजी को कम्युनिकेट करते रहे कि एलजी भी डिसीजन से, जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उससे इन्फॉर्म्ड रहे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि व्हाट विल चेंज इफ द अमेंडमेंट आर इम्प्लीमेंटेड। तो अगर ये अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो इसको देखते हुए क्या चेंजेस होंगे। सो सबसे पहले बताया गया है कि इनकरेज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट हैड स्टॉप्ड सेंडिंग फाइल्स ऑन एग्जीक्यूटिव मैटर टू एलजी बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। तो इम्प्लीमेंटेशन होने के पहले एग्जीक्यूटिव मैटर्स की जितनी भी फाइल्स होती थी वो जो एलजी को भेजना जरूरी होती थी 2018 वर्डिक्ट के पहले, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने भेजना बंद कर दिया। उसके अलावा इट हैज बीन कीपिंग द एलजी एब्रिस्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट बट नॉट नेसेसरी बिफोर इम्प्लीमेंटिंग और एग्जीक्यूटिव एनी डिसीजन। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होते थे उससे जरूर है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो एलजी को तो दी जाती थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन के पहले नहीं दी जाती थी। इम्प्लीमेंट किया जाता था या एग्जीक्यूटिव डिसीजन आने के पहले नहीं दी जाती थी, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन तब लिया जाता था, उसके बाद में ही ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो एलजी को कम्युनिकेट की जाती थी। सो बट द अमेंडमेंट इफ क्लियर, अगर ये अमेंडमेंट क्लियर हो जाते हैं, अभी जैसे हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा से तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट भी हो जाते हैं देन विल फोर्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू टेक एलजी's एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑन कैबिनेट डिसीजन। तो कैबिनेट डिसीजन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर एक्शंस होंगे उसके लिए आप एलजी की एडवाइस से जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बाइंड हो जाएंगे। उसके साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे जो वर्क होता है उसके लिए भी आपको सारा इंफॉर्मेशन जो है वो एलजी को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है अमेंडमेंट बिल तो यहाँ पर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। तो 2015 से लेकर 18 के बीच में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी आम आदमी पार्टी की और एलजी के बीच में एक कांस्टेंट बैटल देखने को मिली थी, जिसके चलते हुए जो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे वो अफेक्ट हुए थे। तो वही चीज हमें वापस देखने को मिल सकती है। उसके अलावा देयर हैड बीन डिसएग्रीमेंट ओवर पॉलिसी डिसीजन, द पावर ऑफ एलजी विज़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो यही जो स्थिति है वापस डिसएग्रीमेंट की पॉलिसी डिसीजंस में और पावर किसको कितना है उसको लेकर ये वापस एक डिस्प्यूट देखने को मिल सकती है। द 2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गेव द इलेक्टेड गवर्नमेंट अ फ्रीयर हैंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन। तो नीतिगत जितने मामले होते हैं, पॉलिसी जो डिसीजंस होते हैं, इसमें जो 2018 जजमेंट के बाद में दिल्ली गवर्नमेंट को जो एक पावर मिली हुई थी, एक फ्री हैंड मिला हुआ था, वो भी अब चले जाएगा। उसके साथ में सीन इन द कॉन्टेक्स्ट द अमेंडमेंट इफ इम्प्लीमेंटेड विल हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। तो इसके बहुत ज़्यादा अलग अलग इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। जैसे हमने एक तो ये डिफाइन करें कि गवर्नमेंट का जो वर्क रहेगा डे टू डे वर्क वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। उसके अलावा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी जो अपनी ऑटोनॉमी है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब से दिल्ली में स्टेट असेंबली बनी, उसके बाद में ये लेजिस्लेटिव असेंबली बनी वहाँ पे, तब से जब भी इलेक्शन होता है तो वेदर इट इज बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सबके मैनिफेस्टो में ये चीज हमेशा प्रॉमिस रहती है जो वोटर्स है उन्हें कि हम दिल्ली को एक कंप्लीट स्टेटहुड देंगे। और काफी सर्वेज भी हुए हैं, उसमें खुद दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो भी ये मानती है कि यहाँ पर दिल्ली को एक कंप्लीट स्टेट बना देना चाहिए, इसे स्टेटहुड दे देना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको बताना है कि कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां पर एलजी ना होते हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स है। मतलब ऐसे यूनियन टेरिटरीज के नाम आपको बताने हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं। तो जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।